गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आपका हमारे यूट्यूब चैनल रवीना बुक्स रिव्यू में आपका स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल पे हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बुक्स का रिव्यू करते हैं, डीप रिव्यू करते हैं। मैंने 2 वीडियोज़ अपलोड कर रखी हैं, आप देख सकते हो उनको। मैं एक थिंकिंग सोचता हूँ कि कोई भी, जैसे कि ये जो बुक हम रिव्यू कर रहे हैं, वैल्यू इन्वेस्टिंग एंड बिहेवियर फाइनेंस, इस बुक में 328 पेजेस हैं। अगर 328 पेजेस को कुछ लोग 20 मिनट्स में 15 मिनट्स में रिव्यू कर देते हैं, तो मेरे हिसाब से वहाँ से आपको कुछ उन वीडियोस को देख कर कुछ मिलेगा नहीं, कुछ गेन नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से आपको डीप रिव्यू वाली वीडियोस देखनी चाहिए जो बुक्स रिव्यू करते हैं। तो मैं एक इन्वेस्टर हूँ और स्टॉक मार्केट में मैं इन्वेस्ट करता हूँ। आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर एडवाइज़र नहीं हूँ और मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो ये कुछ चीज़ें बायस हो सकती हैं। और जो स्टॉक इस बुक्स में आएंगे, अगर मैंने इन्वेस्ट कर रखा होगा तो मैं वहाँ पर डिस्क्लेमर आपको देता रहूँगा। तो 2 वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं, वैल्यू इन्वेस्टिंग एंड बिहेवियर फाइनेंस, जो कि बुक लिखी है पराग पारिकर जी ने। पराग पारिकर जी एक म्यूचुअल फंड चलाते हैं। उसको एक अच्छे नाम, स्टॉक मार्केट में उनका अच्छा नाम है। तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की बात हम कर चुके हैं उन वीडियोस में। आज बात करेंगे चैप्टर 3 की। चैप्टर 3 की बात करते हुए हम इस चैनल पे, ये आपको मैं बता देता हूँ कि इस चैनल पे जो ये बुक का रिव्यू कर रहे हैं, हम डीप रिव्यू कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि सक्सेस एंड फेलियर, पहला जो चैप्टर था उसका हम डीप रिव्यू कर चुके हैं, सक्सेस एंड फेलियर का रिव्यू कर चुके हैं। उसके बाद आता है सेकंड चैप्टर, यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर फाइनेंस ट्रेंड्स, हम इसका रिव्यू कर चुके हैं। अब चैप्टर 3 की बात करेंगे, बिहेवियरल ऑब्स्टेकल्स टू वैल्यू इन्वेस्टिंग। तो इस चैप्टर को हम 2 वीडियोस में करेंगे कवर, क्योंकि काफ़ी लंबा चैप्टर है और डीप रिव्यू हमें करना है। तो मेक श्योर आप ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करें या फिर ऐसे वीडियोस देखें जो कि आपको कुछ दें, यानी कि कुछ आपको नॉलेज प्राप्त हो। चलो स्टार्ट करते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हुए नहीं, क्योंकि टाइम की वैल्यू बहुत ज़्यादा है आज के टाइम में। ओके, मुझे इस बुक की सबसे अच्छी बात लगती है कि इस बुक की सबसे अच्छी बात लगती है कि चैप्टर के यहीं, जब चैप्टर स्टार्ट होता है उसके आगे ही आपको पूरी इस चैप्टर की समराइज दे रखी होती है एक ग्राफ के माध्यम से, और आप वहाँ से कुछ आइडिया लगा सकते हो कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ हमको पढ़नी होगी। तो वो चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। पहले चैप्टर का नाम पढ़ते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो चैप्टर है बिहेवियर ऑब्स्टेकल्स, बिहेवियरल हो गया आपका व्यवहार कैसा है, ऑब्स्टेकल्स होगी कि बाधाएं टू वैल्यू इन्वेस्टिंग। जब हम वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं तो बिहेवियरल हमारा व्यवहार जो है उस उनमें क्या क्या बाधाएं आती हैं। जब आप कोई भी चीज़ डिसीजन लेते हो उसमें आपका एक तो माइंड यूज होता है और एक आपका बिहेवियर यूज होता है कि आपको क्या चीज़ें पसंद है, क्या करना पसंद है, क्या नहीं करना पसंद है, वो बिहेवियर में आते हैं। तो 2 चीज़ें यूज होती हैं किसी डिसीजन को लेके। और जब स्टॉक मार्केट में आते हो तो आपको एक डिसीजन लेना होता है कि आप कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करें। तो उस स्टॉक को कैसे चूज करें, उसमें आपका एक तो माइंड लगेगा और दूसरा लगेगा आपका बिहेवियर। आपका बिहेवियर कैसा है, आपको सबसे पहले पहचानना होगा कि आप ट्रेडर हो या फिर इन्वेस्टर हो। मैं अपना बताता हूँ कि मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, मैं प्योरली 100% इन्वेस्टर हूँ आज के टाइम पे। और आपको पहचानना होगा कि आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो या फिर
ठीक है, उसके आधार पर है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि वैल्यू इन्वेस्टिंग को ग्रोथ इन्वेस्टिंग से बेटर क्यों बताया गया है और ग्रोथ इन्वेस्टिंग खराब क्यों बताई गई है। वो शॉर्ट टर्म में तो ग्रोथ इन्वेस्टिंग सही रहती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसको नुकसान झेलना पड़ता है जो ग्रोथ इन्वेस्टिंग को चूज़ करता है। तो देखते हैं, इस चैप्टर में बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर आपको समराइज जो व्यू है इस चैप्टर का वो मिल जाता है, वो हम एक एक करके हम पढ़ते जाते हैं इसको। तो इस चैप्टर में आप क्या क्या चीज़ें पढ़ोगे। आप देखोगे कि बिहेवियरल फाइनेंस में सबसे पहले बाधा आती है कि बिहेवियरल फाइनेंस, आपका बिहेवियरल फाइनेंस क्या होता है। दूसरी ऑब्स्टेकल्स आती है कि एसेट एलोकेशन एंड रिस्क एवर्जन। आप एसेट एलोकेशन, अपना जो पैसा है वो एक एसेट है, उसका एलोकेट कैसे करते हो, या कि उसमें कितना रिस्क लेना पसंद करते हो, ठीक है, या आप रिस्क ज़्यादा लेते हो ऐसा बिहेवियर है आपका, या फिर रिस्क कम लेते हो ऐसा बिहेवियर है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्वेस्टिंग स्टाइल्स जो देखी गई हैं, दो तरीके की इन्वेस्टिंग स्टाइल्स हैं, एक वैल्यू इन्वेस्टिंग और दूसरी होती है ग्रोथ इन्वेस्टिंग। तो प्राग पारिकर जी ने वैल्यू इन्वेस्टिंग को ज़्यादा अच्छा बताया है एज कम्पेयर टू ग्रोथ इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग कैसे होती है, एक होता है वैल्यूएशन ए डिफ़िकल्ट प्रोसेस। वैल्यू इन्वेस्टिंग में हार्ड वर्क लगता है, आपको लिटरेचर पढ़ना होता है, रिसर्चेज पढ़नी होती है और एनुअल रिपोर्ट्स पढ़नी होती है, बहुत सारी मतलब कि लिटरेचर पढ़ना होता है। सेकंड, बिहेवियरल ऑब्स्टेकल्स फॉर परसुइंग वैल्यू स्ट्रेटेजीज। जब आप वैल्यू स्ट्रेटेजीज देखते हो तो वहाँ पर जो प्राइस जो होता है स्टॉक मार्केट का, जो स्टॉक का धीरे धीरे मूव करता है, आपको लगता है कि ये कंपनी धीरे मूव क्यों कर रही है, मुझे तो एक ही साल में 60% 70% चाहिए। तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होता है लोगों को, तो उसकी भी बात करेंगे चैप्टर में। और वैल्यू ह्यूरिस्टिक्स, ये क्या होता है ये भी पढ़ेंगे। एरर ऑफ जजमेंट, वेल रन कंपनीज, गुड इन्वेस्टमेंट, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, लॉस अवर्जन, ये सारी चीज़ें हम देखते जाएंगे। और ग्रोथ स्टॉक्स, ग्रोथ इन्वेस्टिंग कैसे होती है, ग्रोथ स्टॉक में करते हैं। बिहेवियरल ट्रेड्स फॉर परसुइंग ग्रोथ स्ट्रेटजीज, एक्सपेक्टेशन इन्वेस्टिंग। और यहाँ पे प्राग पारिकर जी ने ग्रोथ इन्वेस्टिंग को एक ड्रीम इन्वेस्टिंग के रूप में कहा गया है कि एक काल्पनिक इन्वेस्टिंग है, ये एक सपनों की इन्वेस्टिंग है, वो हम देखेंगे क्यों कहा गया है, ठीक है। अवेलेबल ह्यूरिस्टिक्स, फॉलो द हार्ड, ये ग्रोथ इन्वेस्टिंग के एक मूव्स हैं कि आप पूरी भीड़ को फॉलो करते हो। चेज फैट्स एंड फैंसीज, आप एक सनक और एक काल्पनिक दुनिया को फॉलो करते हो। नोवेल्टी और फैमिलियरिटीज, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, रैशनलाइजेशन ट्रैप, ये चीज़ें एक एक करके हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और लास्ट में रिटर्न्स देखेंगे, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स स्टॉक रिटर्न्स, ग्रोथ इज नॉट रिटर्न, गुड कंपनी वर्सेस गुड स्टॉक, लास्ट में कंक्लूजन देखेंगे। तो ये देखो कि किस तरीके से उन्होंने पूरे चैप्टर को एक समराइज कर रखा है। मेरे को सबसे अच्छी चीज़ लगती है इस बुक की कि एक जो चैप्टर है उसकी समरी ऑलरेडी पहले फर्स्ट पेज पे ही दे रखी होती है। चलो आगे चलते हैं, यही वही चीज़ है। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपका बिहेवियरल फाइनेंस से। बिहेवियरल फाइनेंस से अब मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इस जो चैप्टर 3 है उसकी 2 वीडियोज़ मैं बनाऊँगा, उस दोनों वीडियोज़ में हाफ हाफ करके इस चैप्टर को कवर करूँगा। तो व्हाट इज़ बिहेवियरल फाइनेंस, सबसे पहले पढ़ेंगे कि हम व्हाट इज़ बिहेवियरल फाइनेंस। बिहेवियरल फाइनेंस के अंदर सबसे पहले देखेंगे कि बिहेवियरल फाइनेंस होता क्या है। Behavioral finance is the emerging field that combines the understanding of behavior and cognitive psychology with the finance decision making process। अब मैंने आपको बताया कि जब आप बिहेवियरल फाइनेंस होता है, जब आप कोई डिसीजन लेते हो तो उसमें 2 चीज़ का यूज होता है, एक तो आपका बिहेवियर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिहेवियर,
मतलब कि आपका व्यवहार कैसा है, क्या चीज़ आपको पसंद है, क्या चीज़ नहीं पसंद है। और कॉग्निटिव साइकोलॉजी का मतलब है कि आपका माइंड यूज होता है। तो किसी भी डिसीजन को लेने के लिए आपका बिहेवियर यूज होता है और आपका माइंड यूज होता है। तो जब माइंड सबका सेम है और बिहेवियर अलग अलग है, माइंड भी थोड़ा अलग अलग है, आईक्यू अलग अलग है, ऐसा नहीं कह सकते कि सबका सेम है, तो आप सोचते हो किस तरीके से हो और उसको इम्प्लीमेंट आपके बिहेवियर के थ्रू कैसे करते हो। ठीक है, यही बिहेवियरल फाइनेंस है। द ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थ्योरी इज आज अंडरस्टैंडिंग टॉक्स अबाउट द एफिशिएंट मार्केट एंड पीपल मेकिंग द रैशनल डिसीजन टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तो जो पुरानी जो पारंपरिक ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थ्योरीज होती थी वो एफिशिएंट मार्केट को और पीपल रैशनल डिसीजन ले पाते थे, तार्किक सोच विचार के आपका मैक्सिमाइज करते थे अपना प्रॉफिट डिसीजन लेके। However, this new emerging schools of behavioral economists argue that market are not efficient, especially in the short run, and the people do not make a rational decision to maximize profit. अब न्यू इमर्जिंग, पहले ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थ्योरी थी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, अब न्यू इमर्जिंग थ्योरीज आई है जो कि कहलाती है बिहेवियरल इकोनॉमिस्ट। वो कहते हैं कि जो मार्केट होता है शॉर्ट रन में नॉट एफिशिएंट होता है, एफिशिएंट नहीं होता है, और जो लोग हैं अपना जो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए डिसीजन रैशनल डिसीजन नहीं लेते हैं, सोच विचार के डिसीजन नहीं लेते हैं, वो किसी भीड़ की तरफ चलते रहते हैं, या फिर किसी लोग ने कह दिया कि ये स्टॉक ले लो ये अब करने वाला है, किसी और के कहने पे स्टॉक ले लेते हैं, न्यूज़ से बायस हो जाते हैं, टेलीविज़न से बायस हो जाते हैं, और वहीं सोशल मीडिया से बायस हो जाते हैं। ह्यूमन बींग्स आर ससेप्टिबल टू न्यूमरस बिहेवियर एनोमलीज होता है अनियमितता, असंगति, विच becomes the counter product to the wealth maximization principle leading to irrational behavior। तो जो हमारा बिहेवियर है आज के टाइम पे, जो हमारा ह्यूमन का बिहेवियर है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, कुछ फ्री इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी फ्री इन्फॉर्मेशन है। जब आप जैसे कि सोशल मीडिया में फेसबुक पे जाओगे तो फेसबुक पे आपको स्टॉक मार्केट दिखाएंगे कि ये स्टॉक खरीद लो, वो खरीद लो। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं और इंस्टाग्राम में भी बहुत सारे चैनल्स हैं। कभी कोई लोग हार्ड वर्किंग का आपको नहीं बताएंगे कि कैसा प्रोसेस होता है, कि वैल्यू इन्वेस्टिंग कैसे की जाती है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कैसे की जाती है, ये नहीं बताएगा कोई लोग। ठीक है, तो हम उन वीडियोस को देखकर एक 19 से बायस होके एक डिसीजन बना लेते हैं, जिसे कहा गया इरेशनल बिहेवियर, कि बिना सोचे समझे हमने वो डिसीजन ले लिया है। तो आगे चलते हैं, अगला है व्हाट हैज बिहेवियरल फाइनेंस गॉट टू डू विद इन्वेस्टिंग। तो इन्वेस्टिंग से, बिहेवियरल फाइनेंस से क्या होता है, इन्वेस्टिंग को किस तरीके से क्या कारण है कि हमें बिहेवियरल फाइनेंस पढ़ना पड़ता है इन्वेस्टिंग के लिए। जस्ट रिफ्लेक्टिंग on our own investment decision, the mistake made in the past would highlight the essence of behavioral finance। जो आपने पास्ट में इन्वेस्टमेंट की है, उनसे जो मिस्टेक आपने की है वो आपकी बिहेवियरल फाइनेंस को दर्शाता है। मोस्ट कॉमन जो मिस्टेक्स हैं वो क्या क्या मिस्टेक्स है, इन्वॉल्विंग सेलिंग विनर टू सून, कि जो आपके अच्छे स्टॉक्स हैं वो जो 10-20-30% ग्रो हो जाते हैं तो उनको जल्दी से आप बेच देते हो। सेकंड मिस्टेक क्या करते हो आप, होल्डिंग ऑन टू लूजर्स हो, और जो लूजर्स हैं जो 20-30% गिर गए हैं और या 40-50% गिर चुके हैं, या फिर जो गंदे स्टॉक्स हैं उनको आप लंबे समय तक अपने पोर्टफोलियो में रखते हो, कि ताकि उन पे, जैसे ही बात कर लें, अभी यस बैंक पे बात कर लेते हैं। यस बैंक काफ़ी गिरा हुआ है, 16 रुपये पे। मैं पहले ही आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि मैं एक यस बैंक में मैं भी एक इन्वेस्टर हूँ। ठीक है, तो अभी हम क्या सोच रहे हैं कि यस बैंक अभी 32 रुपये से 32-35 रुपये से 40 रुपये पे आपका पहुँच जाएगा, ऐसा हम सोच रहे हैं।
हाँ, तो हम येस बैंक की बात कर रहे थे। तो येस बैंक में बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि 400 पे पहुंच जाएगा, अभी 32-35 पे है। अभी फंडामेंटल उनके इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिर भी लोग उनको सोच रहे हैं। ठीक है। तो तीसरी गलती क्या करते हैं हम, बाइंग एक्सपेंसिव स्टॉक्स। हम अच्छे स्टॉक्स तो खरीद लेते हैं, लेकिन उनको महंगे महंगे प्राइस पे खरीदते हैं। तो ये हमारी तीसरी मिस्टेक्स है। चौथी, गेटिंग एनजीएस ऑन सीइंग आवर इन्वेस्टमेंट कोट्स एट ए डिस्काउंट टू आवर परचेज प्राइस ट्रांसलेटिंग इनटू द कोटेशन लॉसेज। तो जब हम खरीदते हैं तो स्टॉक को देखोगे कि कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। तो हम जब खरीदते हैं तो कुछ परसेंट वो गिर जाता है, तो हम ऐसे लगाने लग जाते हैं, ऐसे विचार करने लग जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं कि हमारा स्टॉक में जो स्टॉक है वो गिर गया है और ये जो स्टॉक है वो लॉस में जा रहा है। ऐसे हम मिस्टेक करते हैं। चौथी मिस्टेक। अगली मिस्टेक है बाइंग व्हेन अदर्स आर बाइंग। तो पांचवी मिस्टेक हम करते हैं कि जो लोग दूसरे खरीद रहे हैं उसी को हम बाय करते हैं। छठी मिस्टेक करते हैं सेलिंग बिकॉज अदर आर सेलिंग। दूसरे लोग सेल कर रहे हैं तो हम भी सेल कर रहे हैं, ये छठी मिस्टेक करते हैं। तो इस तरीके से हमें ये मिस्टेक्स नहीं करनी है और एक हार्डकोर इन्वेस्टर हमें बनना है। तो उस इन्वेस्टर को कैसे बनोगे आप? आपको लिटरेचर पढ़ना होगा, ऐसी बुक्स का डीप रिव्यू देखना होगा, एनालिसिस, एनुअल रिपोर्ट्स पढ़नी होगी और भी इंटरव्यूज़ देखने होंगे, अच्छे अच्छे लोगों के इंटरव्यूज़ देखने होंगे। ठीक है। आगे अब यहां पर कहा गया है, देखो यहां पर कहा गया है कि देखिए एज द लेजेंडरी इन्वेस्टर्स हमें क्या करना पड़ता है। देखो, इट इज नॉट द ग्रेट इन्वेस्टर डू नॉट सफर फ्रॉम दिस बिहेवियरल एनोमिटीज, इट जस्ट द दे अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इमोशनल व्हाइल इन्वेस्टिंग, ट्रेन देमसेल्व्स आउट ऑफ द एक्टिंग इमोशनली। तो आपको इस तरीके से अपने आप को ट्रेन करना है कि आपको किसी पर्टिकुलर जो स्टॉक है उससे आपको अटैच नहीं होना है, इमोशनली अटैच नहीं होना है। और एक मिनट मैं पानी पी लेता हूँ। किसी भी स्टॉक से आपको इमोशनली अटैच नहीं होना है। जैसे उसके फंडामेंटल सही हैं तो आपको इन्वेस्ट करना है। अगर सही प्राइस मिल रहा है, आपको लोअर पे प्राइस पे मिल रहा है, तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है वो चीज़ पढ़ना चाहिए। अब देखो, हम इन्वेस्टर एक वैल्यू इन्वेस्टर किस तरीके से बन सकते हैं। एज द लेजेंडरी इन्वेस्टर्स, जो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जैसे वॉरेन बफेट हैज़ ऑब्जर्व्ड, उन्होंने क्या किया है, इट इज़ ओनली व्हेन यू कंबाइन साउंड इंटेलेक्ट विद इमोशनल डिसिप्लिन दैट यू गेट रैशनल बिहेवियर। आप एक अच्छा रैशनल बिहेवियर किस तरीके से बना सकते हो, एक अच्छा बिहेवियर तार्किक व्यवहार कैसे बना सकते हो। आपका एक तो माइंड आपके साथ में होना चाहिए, एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, एक माइंड और आपके बिहेवियर का। बिहेवियर एक तो माइंड आपका साथ होना चाहिए, साथ के साथ आपके जो इमोशनल आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। आपको उस स्टॉक से इमोशनली अटैच नहीं होना है, उसके फंडामेंटल्स देखने हैं। ठीक है। अब यहां पर वो कह रहे हैं, पराग पारिकर जी कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कि माई एक्सपीरियंस इन द स्टॉक मार्केट फॉर द लास्ट 30 years हैज़ टॉट मी वन इम्पोर्टेंट लेसन, इंटेलिजेंसी एंड ब्रिलियंसी कैरीज द but is wisdom that endures, that wisdom is the product of various factors। अब यहाँ पे 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है लर्निंग फ्रॉम वंस ओन एक्सपीरियंस एंड मिस्टेक्स, अपने एक्सपीरियंस और मिस्टेक्स से आपको सीखना चाहिए। सेकेंड, यूजिंग कॉमन सेंस आपको यूज करना चाहिए। थर्ड, विजडम गेन फ्रॉम द लिटरेचर। अब देखो बेटा,
सबसे मेन चीज़ क्या है जो कि आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं बताता है? विजडम, जो आपकी बुद्धि है, जो आपको सोचने का तरीका है। सोचने का तरीका कब चेंज करोगे? जब आप बुक्स पढ़ोगे, लिटरेचर पढ़ोगे, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बुक्स पढ़ोगे, अच्छे अच्छे लोगों का इंटरव्यू देखोगे, अच्छे अच्छे लोगों की आप जो उन्होंने बुक्स लिखी हैं वो पढ़ोगे, तो आपका विजडम यहाँ पर चेंज होगा, गेन होगा। फ्रॉम द लिटरेचर ऑफ पास्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स लाइक बेंजामिन ग्राहमिन, वारन बफेट, पीटर लिंच, टू नेम ए फ्यू। ठीक है, इन लोगों को आपको फॉलो करना है, इनकी बुक्स पढ़ना है, तब आपको एक विजडम गेन होगी। फोर्थ पॉइंट बताते हैं वो, वन एबिलिटी टू कंट्रोल वंस इमोशन, अंडरस्टैंडिंग द इमोशन ऑफ अदर्स। अब आपको अपने इमोशन कंट्रोल करने हैं और अदर इमोशन के भी अंडरस्टैंड करना है। फिफ्थ, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन सबसे महत्वपूर्ण बताया है इन्होंने बिहेवियर फाइनेंस में, पराग पारिकर जी ने। एबिलिटी टू स्टे इन द कोर्स इन स्पाइट ऑफ ऑल द टेम्पटेशंस। अब आप एक प्रोसेस बनाओगे, इस प्रोसेस से फिल्टर करोगे अपने स्टॉक्स, और उन प्रोसेस से ही आपको वो स्टॉक जो चूज किए आपने उन पे आपको डिसिप्लिन बना के रखना है। और कोई भी न्यूज़ आती है उन स्टॉक से रिलेटेड, उन छोटी मोटी जो न्यूज़ आती है उनसे डरकर उन स्टॉक को नहीं बेच देना है। यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स देंगे पराग पारिकर जी जो कि हमें सीखने को मिलेगा यहाँ पर। ओके, देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल जो दिया है पराग पारिकर जी ने। पराग पारिकर जी कहते हैं कि वी डिड ए स्टडी ऑफ BSE सेंसेक्स स्टॉक रिटर्न फ्रॉम 1979 टू फाइंड ए हेल्दी रिटर्न ऑफ 19.67% कंपाउंडिंग एज अगेंस्ट द पब्लिक प्रोविडेंट फंड सब्स्टिट्यूट फॉर बॉन्ड्स रिटर्न ऑफ द अराउंड 10.40%। अब ये कह रहे हैं पराग पारिकर जी, हमने 1979 से और 2006 के बीच में हमने BSE सेंसेक्स को रिकॉर्ड किया और PPF जो होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड को ट्रैक किया, तो हमने पाया कि जो स्टॉक मार्केट है BSE सेंसेक्स वो उन्होंने कंपाउंडिंग रिटर्न दिया है 19.67% का, वहीं आपका PPF ने रिटर्न दिया 10.46% का। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा रिटर्न दिया है आपको BSE सेंसेक्स ने। लगभग 9.2% ज़्यादा आपको BSE सेंसेक्स ने रिटर्न दिया है। यहाँ पर आपको ये यहाँ पे चार्ट आपको मिल जाता है। इस चार्ट में उन्होंने बता रखा है, देखिए 1979 से लेकर उन्होंने देखा है 2006 तक PPF रिटर्न फ्रॉम द स्टॉक एंड वर्सेस PPF। तो जो ये वाली लाइन है वो PPF की है, जिन्होंने सिर्फ मात्र 10.4% का रिटर्न दिया है। वहीं स्टॉक मार्केट में देखिए, स्टॉक मार्केट ने रिटर्न दिया है 19.67% का। ठीक है, तो यहाँ पर वो बताते हैं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग डेफिनेटली प्रोवाइड सुपीरियर रिटर्न कंपेयर टू ऑल अदर इन्वेस्टिंग स्टाइल्स। तो जो वैल्यू इन्वेस्टिंग है वो सबसे सुपीरियर इन्वेस्टिंग कहा गया है और किस ऑल अदर इन्वेस्टिंग स्टाइल्स में। ठीक है, ऐसा पराग पारिकर जी कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है एसेट एलोकेशंस एंड रिस्क एवर्जेंस। आप अपनी एसेट जो होते हो वो किस तरीके से मैनेज करते हो, वो कितना रिस्क आप लेना चाहते हो उसमें, ये सारी चीज़ें इसमें है। वाई डू मनी मैनेजर्स नॉट टेक टाइम टू डेवलप ए वैलिड सेट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स। क्यों नहीं जो मनी मैनेजर हैं, जो बड़े बड़े फंड्स चलाते हैं, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स चलाते हैं, वो एक न्यू इन्वेस्टिंग स्टाइल क्यों नहीं डेवलप करते हैं, न्यू इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल क्यों नहीं डेवलप करते हैं, क्या कारण है? दिस इज द टॉपिक एड्रेस्ड बाय द बिहेवियरलिस्ट टू अंडरस्टैंड एंड रैशनलिस्ट ऑफ ह्यूमन एक्शंस। अब द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द रिस्क अवार्ड रेशो डिस्काउंटेड टू वेरियस एसेट क्लास इज
critically designed as a asset allocation strategy. Fixation only on risk without considering the rewards is a result of risk averse behavior exhibited by vast majority of people, leading to over exposure to bonds. अब क्या होता है कि आप रिस्क रिवार्ड कितना रेशो है, यानी कि आप कितना रिस्क लेके कितना रिवार्ड प्राप्त कर रहे हो, ये मायने रखता है। ठीक है, एक में 50 रुपये लेके आप रिवार्ड पा रहे हो 70 रुपये 80 रुपये, वो बेटर है, या फिर एक में 50 रुपये का रिस्क लेके आप पा रहे हो कि 150 रुपये और 200 रुपये गेन कर रहे हो, तो वो बेटर है। ये आपको देखना होगा। ठीक है, कितना आप रिस्क ले रहे हो और कितना आप गेन कर रहे हो, ये आपको देखना होगा। ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि पीपीएफ के कंपेयर में स्टॉक मार्केट ने 9.27% ज़्यादा रिटर्न दिया है बिटवीन 1979 टू 2006 के बीच में। अब वैल्यू इन्वेस्टिंग के क्या क्या सोर्स होते हैं? द 3 इंटीग्रल सोर्स ऑफ वैल्यू के 3 इंटीग्रल सोर्स होते हैं: एसेट, अर्निंग एंड ग्रोथ। आपका जो स्टॉक है उसकी एसेट क्वालिटी कैसी है, अर्निंग कैसी है, उसकी ग्रोथ कैसी चल रही है उसकी। ठीक है, ये तीनों आपके मेन जो पिलर कहते हैं एक स्टॉक को ग्रो करने की, एक वैल्यू स्टॉक को बनाने के लिए उनकी 3 चीज़ें देखनी होती है। एसेट, पहली एसेट, अर्निंग, ग्रोथ। ठीक है, आगे I am amused at the fact that most follow the fixed pattern of X%। ये कह रहे हैं कि जब ये म्यूचुअल फंड में जब ये क्लाइंट्स से मिलते थे तो वो क्लाइंट्स कहते थे कि हमारा X%, इस अमाउंट का X% एक फिक्स एलोकेशन में, बॉन्ड में या पीपीएफ में डाल दीजिए और Y% इक्विटी में डाल दीजिए। वो ये सोचकर एज्यूम होते थे। आगे अब इन्वेस्टिंग स्टाइल्स आपकी मेजरली आपकी कौन सी इन्वेस्टिंग स्टाइल्स है? एक ग्रोथ इन्वेस्टिंग होती है मेनली, और दूसरी होती है आपकी वैल्यू इन्वेस्टिंग। ठीक है, ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। Though most managers are enamored of the glamours of the market, the lure of the quick buck। अब आप देखोगे कि बहुत सारे मैनेजर जो होते हैं, एक मार्केट आप देखोगे कि आप न्यूज़ में भी कुछ पर्टिकुलर स्टॉक पर ही बात हो रही है, सोशल मीडिया पे भी उसी पे बात हो रही है, ट्विटर पे भी उसी पे बात हो रही है, कॉमन स्टॉक्स पे बात हो रही है। तो आप सोचोगे कि ये अच्छे स्टॉक्स हैं, वो अच्छे स्टॉक्स नहीं होते हैं, वो ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं। जैसा कि यहाँ पे बोलेंगे वो जो मैनेजर हैं, हम लोग क्या करना चाहते हैं कि हार्डवर्क नहीं करना चाहते हैं। नो हार्डवर्क एंड वेट। हम अपना बिहेवियर क्या होता है कि ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करो और वेट भी नहीं करना है हमें। जल्दी से एक महीने 2 महीने में अपने पैसे को डबल करना चाहते हैं या 50% 30% ग्रो करना चाहते हैं अपने पैसे को। तो ऐसा नहीं होता है स्टॉक मार्केट में। ये एक गैम्बलर है, एक स्पेकुलेशन है, जैसा कि उन्होंने बोला है। तो आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग देखनी होगी कि कहाँ पर आपके पैसे की वैल्यू ज़्यादा आपको मिल रही है। पीपल टेंड टू टेक मोर रिस्क सिंपली टू अवॉइड एक्नॉलेज ए सर्टेन लॉस। एक छोटे लॉस को मिटिगेट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हो आप। ठीक है, एंड अवॉइड टेकिंग एक्स्ट्रा रिस्क इवन इंटेल ए हायर प्रॉफिट पोटेंशियल। और कुछ स्टॉक्स में आप थोड़ा सा और रिस्क लो तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है, इसको वो अवॉइड करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। ऐसा पराग पारिकर जी कह रहे हैं कि आपको रिस्क और रिवार्ड रेशो का आपको देखना होगा कि आप कितना रिस्क लेकर कितना रिवार्ड पा रहे हो। ठीक है, इसका आपको देखना होगा। ठीक है, वहाँ पर आपको यहाँ पर देखना होगा वो किस तरीके से आपको मिलेगा। वो हार्ड वर्किंग और वेट डिसिप्लिन, इमोशनल डिसिप्लिन से आपको सीखने को मिलेगा। इन सच ए सिचुएशन मोर एक्शन एंड एक्टिविटी डिमांडेड। प्रेफरेंस इज फॉर ग्रोथ
स्टॉक इन्वेस्टिंग ओवर द वैल्यू इन्वेस्टिंग। तो इस तरीके से जो मोस्ट मैनेजर्स हैं वो ग्रोथ स्टॉक इन्वेस्टिंग को प्रेफर करते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग पर। ग्रोथ इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि स्टॉक तुरंत एक अप रन दे देता है, तुरंत बढ़ जाता है, और वो स्टॉक का तुरंत गिरने का भी ट्रेंड रहता है। आज के सिनेरियो में देखोगे तो आप अभी देखोगे कि स्मॉल, अभी हम फरवरी 2024 में हैं, तो फरवरी 2024 में पिछले एक साल से क्या हो रहा है कि स्मॉल कैप और मिड कैप में बहुत बड़ी रैली आई है। आप देखोगे 60-70% उन्होंने ग्रोथ दी है। वहीं जो लार्ज कैप है वहाँ पे उन्होंने पार्टिसिपेट कम किया है, कम अब मूवमेंट दी है। लेकिन अभी फरवरी में क्या हो रहा है कि जितना वो ग्रोथ दिया उन्होंने स्मॉल और मिड कैप ने, वो अब गिरने स्टार्ट हो रहे हैं। 10%, 20% वो गिर चुके हैं। तो अब लोग घबरा रहे हैं और जल्दी से सेल करें। यही ग्रोथ इन्वेस्टिंग है। ग्रोथ इन्वेस्टिंग में स्टॉक एक महीने या एक साल में तुरंत आपको 100%, 200% का रिटर्न दे देता है, और तुरंत वो एक साल, 1.5 साल के बाद वो उतना ही गिर जाता है। तो इस तरीके से आपको इन लोगों को आपको फॉलो नहीं करना है। लंबे समय के लिए, आप होरिजन के लिए आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग आपको देखनी होगी। प्रोसेस वर्सेस आउटकम्स। प्रोसेस वर्सेस आउटकम्स। In stock market, a small percentage of people up being successful in long run, whereas the majority of people, in spite of being successful in short run, end up losing money in the long run. आपने कई बार सुना होगा कि जो स्टॉक मार्केट में 99 लगभग 98 या 99% या फिर 95% लगभग लोग फेल हो जाते हैं, वो अपना पैसा लूज ही करते हैं। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है कि वो बिहेवियरल फाइनेंस को नहीं समझ रहे हैं। वो जो 4-5 जो गलतियां मैंने आपको पहले बताई हैं, उन गलतियों को करते जा रहे हैं, बार बार गलतियां कर रहे हैं, अपनी गलतियों से नहीं सीख रहे हैं, हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं, वेट नहीं कर रहे हैं, एंजाइटी फील कर रहे हैं। तो वो शॉर्ट रन में तो गेन कर लेते हैं, शॉर्ट रन में 20%, 50% वो गेन कर लेते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में उनको अपना पैसा खोना ही पड़ता है। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना है तो हम इस बुक के हिसाब से आपको वैल्यू इन्वेस्टर आपको बनना होगा, ठीक है? ओके। और ये देखिए, द कंफर्मेशन ऑफ रमेश हैज मेड ए फॉर्च्यून फॉर लास्ट फ्राइडे बाय बाइंग स्टॉक आफ्टरनून एंड सेलिंग 3 PM इनफ टू कन्विक्स ए मेजॉरिटी ऑफ पीपल दैट इट इज राइट पाथ। तो आप सोचते हो कि सुबह उसको खरीद लो और शाम को बेच दो और अच्छा पैसा बन जाएगा। इससे ऐसा नहीं होता है वैल्यू इन्वेस्टिंग में। वैल्यू इन्वेस्टिंग में आपको बहुत मेहनत करनी होती है, बहुत लिटरेचर पढ़ना होता है, जब जाके कुछ आपको पैसा बनता है। यहाँ पर आगे देखिए, यहाँ पे आईटी जो कंपनीज का बात करते हैं पराग पारिकर जी, जो आईटी कंपनीज का जो बूम था 2000 और 2001 में, उसकी बात करते हैं। वो बबल की बात करेंगे ये लोग, ठीक है? आगे वैल्यू इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है? देखो, बेंजामिन ग्राहम एक बहुत ही इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, इन्होंने बुक लिखी है। तो उन्होंने कोटेशन दिया है कि प्राइस इज व्हाट यू पे। जो प्राइजेस हैं वो होता है कि आप क्या पे कर रहे हो, और वैल्यू व्हाट इज यू गेट। जो प्राइस आपने पे किया है वो तो प्राइस पे है, और जो आप प्राप्त कर रहे हो वो क्या प्राप्त कर रहे हो? वो वैल्यू प्राप्त कर रहे हो, ठीक है? तो ग्रोथ स्टॉक इन्वेस्टिंग इज बेस्ड ऑन हंचेस। जो ग्रोथ स्टॉक इन्वेस्टिंग है वो किस पे बेसिस है? हंचेस पे। हंचेस क्या होते हैं? कुबड़ होता है, एकदम से स्टॉक अप हो जाना, एकदम से स्टॉक नीचे गिर जाना, ठीक है? ड्रीम्स पे, कल्पनाओं पे, रात के सपने देख रहे हो आप और स्टॉक सोच रहे हो कि 1 दिन में, 2 दिन में या 4-5 महीने में ही हमारा स्टॉक डबल हो जाए। इल्यूजन, भ्रम पे। जो ग्रोथ स्टॉक इन्वेस्टिंग है वो किस किस पे? हंचेस, ड्रीम्स, इल्यूजन और पॉपुलर ओपिनियन। पॉपुलर ओपिनियन कहाँ से मिलेंगे आपको? आपके टीवी चैनल से। एक ही स्टॉक पे फोकस किया जाता है, सोशल मीडियाज पे और न्यूज़, आपके न्यूज़पेपर से, ठीक है?
दे आर बेटर टर्म्स एज ए ड्रीम स्टॉक। मैंने पहले ही बताया कि जो ग्रोथ स्टॉक इन्वेस्टिंग को प्राग पारिकर जी ड्रीम स्टॉक कहते हैं। ठीक है, देर आर मैनी डिफरेंट वे valuing a business. A prudent value investor would apply different mode of valuation depending on the business and do the hard work of looking into the future. He would buy when he believes that the price is paying is much less and the current valuation of the company. अब तो बहुत सारे तरीके हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग के। सबसे अच्छा आसान तरीका है आप लिटरेचर पढ़िए, आप बुक्स पढ़िए। बुक्स पढ़ से आपका विजडम गेन होगा। तो आप यहाँ पर फ्यूचर में आप अच्छा हार्ड वर्क करके एक अच्छी कंपनी को अच्छे प्राइस पे मच लेस, बहुत ही कम प्राइस में उसको बाय कर पाओगे और अच्छा आप उसमें रिटर्न पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे बताते हैं मेजर डिस्टिंक्शन ऑन द वैल्यू वन शुड bear in mind is between वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। अब वैल्यू इन यूज क्या होता है, वैल्यू इन एक्सचेंज क्या होता है? जैसे हम वाटर हैज गुड वैल्यू इन यूज व्हाइल गोल्ड हैज गुड वैल्यू इन एक्सचेंज। ठीक है, दिस इज द ट्रैप वेयर इन्वेस्टर्स बोर्ड टेक्नोलॉजी स्टॉक्स ओनली लॉस फॉर्चून। अभी हम बात करेंगे आगे, इसी की बात करेंगे। अब ये बोल रहे हैं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग एक डिफिकल्ट प्रोसेस है, वहीं ग्रोथ इन्वेस्टिंग एक इजी प्रोसेस है। उसमें आपको 2-3 न्यूज़ देख लिया आपने और सोशल मीडिया में देख लिया, दोस्त ने कह दिया तो हमने खरीद लिया, ये ग्रोथ स्टॉक हो गया। और प्राइस देख लिया आपने किसी भी स्टॉक का, तो प्राइस आपने देख लिया कि अप जा रहा है तो आपने खरीद लिया। ठीक है, तो लेकिन वैल्यू इन्वेस्टिंग आपको एक डिफिकल्ट प्रोसेस है। द प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन इज easy to explain but its efficient implementation is hard। लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग को इजीली एक्सप्लेन कर देते हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ही हार्ड है, एज इट रिक्वायर्स मेक्स प्रिडिक्शन अबाउट फ्यूचर कैश इनफ्लो, outflow any given business, more the assumption on the future of the business cycle and its sustain are hard to come by। तो आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग में आपको एक एज्यूम करना होता है कि कितना इस कंपनी के स्टॉक में कैश इनफ्लो आएगा या आउटफ्लो कितना होगा, या फ्यूचर में बिजनेस क्या कर पाएगा, बिजनेस साइकिल क्या है। हार्ड टू कम बाय द 3 इंटीग्रल सोर्स ऑफ वैल्यू आर, मैंने पहले ही बताया कौन कौन से हैं, एसेट, अर्निंग और ग्रोथ। ठीक है, इनकी हम बात करेंगे आगे। अब बिहेवियरल ऑब्स्टेकल्स आर परसुइंग वैल्यू स्ट्रेटेजीज। अब बिहेवियरल जो ऑब्स्टेकल्स हैं, जो कि है क्या क्या ऑब्स्टेकल्स हैं कि दूसरे ने कहा कि खरीद ले, दूसरे ने कहा बेच दे, बेच दिया आपने। दूसरा, आप इमोशनली अटैच हो जाते हो। तीसरा, आप पेशेंस नहीं है। चौथा, आप जल्दी से स्टॉक जो अच्छे स्टॉक हैं उनको बेच दे रहे हो। पांचवा, जो खराब स्टॉक हैं वो पोर्टफोलियो में रख रहे हो। तो ये ऑब्स्टेकल्स हैं परसुइंग वैल्यू स्ट्रेटेजी, वैल्यू इन्वेस्टिंग करने में ये ऑब्स्टेकल्स हैं। अब इनको मिटिगेट कैसे किया जाए, उनको कम कैसे किया जाए? उनको कम कर सकते हो आप बुक्स पढ़ के, लिटरेचर पढ़ के। एरर ऑफ जजमेंट, हर्ड बिहेवियर इज वन ऑफ द रीजन द ग्रोथ स्टॉक गो अप वेरी फास्ट। मैं बार बार कह रहा था ना, इस देखिए, हर्ड बिहेवियर इज वन ऑफ द रीजन दैट ग्रोथ स्टॉक गो अप वेरी फास्ट। जो ग्रोथ स्टॉक है वो एकदम से तेजी से ग्रो कर जाता है 6 महीने 8 महीने में। एंड अट्रैक्ट इन्वेस्टर अट्रैक्शन, और हम अट्रैक्ट हो जाते हैं उस स्टॉक को, हम ये सोचते ही नहीं है कि ये इसकी वैल्यूएशन क्या है। जैसे कि अभी आप ट्रेंड देख रहे हो, ईवी स्टॉक, एआई स्टॉक बहुत ही अप ट्रेंड में है और उनकी जो ग्रोथ है वो, उनकी जो अप मूवमेंट है प्राइस में बहुत फास्ट हो रही है।
दे आल्सो फॉल वेरी फास्ट एज द हर्ड कम्स टू सेल। तो जब भीड़ उनको खरीदती है तो वो जल्दी से अप मूवमेंट दिखा देते हैं, और जब भीड़ उनको बेचती है तो वो जल्दी से डाउन ट्रेंड दिखा देते हैं अपने स्टॉक में। ठीक है, अब बहुत सारे आपको यहाँ पे इन्वेस्टर मिल जाएंगे। ठीक है, उन स्टॉक्स को आपको, उनके लिटरेचर को आपको पढ़ना होगा। अब सबसे मेन चीज देखिए, वेल रन कंपनी एंड गुड इन्वेस्टमेंट। आपको जो वेल रन कंपनीज है, गुड इन्वेस्टमेंट आपको देखना होगा। इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स आर स्मार्ट, बट इन स्पाइट ऑफ दैट व्हाई आर दे प्रोन टू जजमेंट बायस एंड इन्वेस्ट इन गुड वेल नोन कंपनीज। Common sense would say that the institution behavior prefer better companies as they are prudent investment. But the catch lies in the competition. He is more concerned about the doing things right than doing the right things. ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए आगे इन्होंने यहाँ पर देखिए, अगर देखिए इफ ए फंड मैनेजर bought an obscure companies, if performed badly he likes to lose his job। अगर जो फंड मैनेजर हैं उनका थिंकिंग सोचिए, अगर उन्होंने एक ऐसी कंपनी खरीद ली जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो उसे निकाल दिया जाएगा। However, he bought blue chip company हिंदुस्तान लीवर, if he it did badly, it did नॉट मैटर मच, एवरीवन ओन्ड हिंदुस्तान लीवर। ठीक है, तो ये कॉमन कंपनी है हिंदुस्तान लीवर, सब खरीदते हैं, सब लोग इसमें पैसा लगाते हैं, लेकिन अभी ये 52 वीक लो पे चल रही है। अभी हिंदुस्तान लीवर जो है वो 52 वीक पे लो पे चल रही है, 2200 पे ट्रेड कर रही है लगभग। ठीक है, अब पूरी बुक में एक जो कॉमन वर्ड है इन्होंने बार बार जिसकी यूज की है वो है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का मैं आपको मीनिंग समझा देता हूँ कि हम लोग क्या होते हैं, तुरंत सेटिस्फाई हो जाते हैं। तुरंत सेटिस्फाई कैसे हो जाते हैं कि हमारे आज स्टॉक खरीदा, 1 महीने 2 महीने में 10% 20% बढ़ गया हमारा स्टॉक, तो तुरंत हम उसको बेच देते हैं। हम अपना डिसिप्लिन बना के नहीं रखते हैं स्टॉक में। अगर हम सही से स्टॉक पे डिसिप्लिन बना के रखें तो हमारी इमेंस ग्रोथ हो सकती है। जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दिया है, वैल्यू बाइंग इज मोर द फिलोसफी ऑफ बाइंग व्हाट इज आउट ऑफ फ्लेवर फ्रॉम 2001 टू 2003। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग एक ऐसी इन्वेस्टिंग है जो कि आउट ऑफ फ्लेवर, मतलब कि जो ट्रेंड चल रहा है करंट में, जो ट्रेंड चल रहा है उससे आउट कुछ खरीदना। जैसे कि 2001 और 2003 या 200 में और 2000 में दो में 1999 2000 2001 2 3 में क्या आईटी का परफॉर्म चल रहा था, आईटी का फ्लेवर चल रहा था। सब लोग आईटी स्टॉक खरीद रहे थे, सिर्फ आईटी का नाम देख रहे थे, इंटरनेट कंपनीज का देख रहे थे और वो उस पर पैसा लगा रहे थे। तो वो दूसरे स्टॉक को भूल जा रहे थे, आउट ऑफ फ्लेवर वाले स्टॉक को भूल जा रहे हैं। तो अभी ट्रेंड क्या चला है 2004 2023 में ट्रेंड चल रहा है ईवी स्टॉक्स का या फिर एआई स्टॉक्स का। एआई स्टॉक और ईवी स्टॉक का ट्रेंड चल रहा है, तो यहाँ पर सब लोग इन्हीं को खरीदने की होड़ में लगे हुए हैं। लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि अभी वैल्यू फॉर इन्वेस्टिंग है, उनमें आप उनको ढूंढ सकते हो और उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया है, हाउएवर टू स्टॉक्स बीपीसीएल एंड एचपीसीएल आर अवेलेबल चीप। 2001 और 2003 में ये दोनों स्टॉक बीपीसीएल एंड एचपीसीएल स्टॉक वेरी चीप स्टॉक्स थे। अभी आप देखोगे कि इनकी ग्रोथ देखोगे ना कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रखी है अभी इनकी दोनों की। दे आर नॉट द फ्लेवर ऑफ द मार्केट एज देयर प्रॉफिटेबिलिटी इज अफेक्टेड ड्यू टू द गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन द सेलिंग प्राइस। अब इस तरीके से ये ब्लू चिप मतलब कि ट्रेंडिंग स्टॉक नहीं थे, आउट ऑफ फ्लेवर थे। अगर इनमें इन्वेस्ट किया गया होता तो लोग यहाँ पर अच्छा पैसा बना पाते हैं। ठीक है,
तो आज की यहाँ पर आपको समझना होगा कि जो भीड़ जा रही है उसी भीड़ की तरफ आपको नहीं जाना है, आपको आपकी अलग थिंकिंग सोचनी है, लिटरेचर पढ़ना है। मैं डीप एनालिसिस करता हूँ बुक का, या फिर डीप रीडिंग करता हूँ बुक की, उसको समझाता हूँ आपको, जो बुक में लिखा है वही जो अडरिंग द वैल्यू इन प्रिंसिपल इन डिफिकल्ट टास्क यू आर derided for not adapting to change world and failing to understand the new paradigms. During the technology boom, how many times we heard of the advent of new economy? हमने सुना होगा, बहुत बार सुना कि 2001 में, 2 में, 3 में कि न्यू इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी, बहुत सारी पैसा लगा दीजिए सही से। अब the old rule of investing were no relevance. Eyeballs and not profit were the valuation parameter of the internet companies. अब आप देख सकते हो कि किस तरीके से आप कहीं जाल में तो नहीं फंस रहे हो, आप अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू कर सकते हो और आप अपने वैल्यू इन्वेस्टिंग सीख सकते हो। ठीक है, कॉमन सेंस से strategy that common produce a profit means that the business is worth zero. तो लोग कहते हैं कि आप इन्वेस्टिंग में एक स्टॉक नहीं खरीद रहे हो, एक बिजनेस खरीद रहे हो। तो उस बिजनेस का आपको सबको A to Z पता होना चाहिए, और आप लिटरेचर पढ़ोगे, वैल्यू इन्वेस्टिंग पढ़ोगे तो आपको सीखने को ज़्यादा मिलेगा। तो अभी टाइम हो चुका है लगभग 46-47 मिनट की ये वीडियो हो चुकी है। तो चैप्टर 3 काफ़ी लंबा था, तो इस चैप्टर को हम 2 वीडियोस में कवर करेंगे। हम अभी 44 पेज नंबर 44 तक हम कवर कर चुके हैं लगभग। अब नेक्स्ट पेज 45 या ये जो 44 का जो हिस्सा रह गया वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यानी कि चैप्टर 3 जो 2 वीडियोस में आएगा। आपको बताना है कि ये जो वीडियोस मैं आपके लिए बना रहा हूँ कि डीप एनालिसिस की बुक की, वो आपको कैसी लग रही है कमेंट करिए। और हमने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें जुड़िए। वहाँ पर आपको बहुत सारी वैल्यू इन्वेस्टिंग की, बहुत सारा लिटरेचर फ्री में, न्यूज़पेपर फ्री में, ये बुक वैल्यू इन्वेस्टिंग एंड बिहेवियर फाइनेंस की PDF आपको फ्री में प्रोवाइड करवाई जाती है। आप उन ग्रुप्स को ज्वाइन कीजिए, मेरे ग्रुप्स को ज्वाइन कीजिए, और हम वहाँ पर मिलकर एक कम्युनिटी बनाएंगे और अच्छी एक डिस्कशन करेंगे वैल्यू इन्वेस्टिंग में। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और कमेंट करें क्या मुझे ऐड करना है इस वीडियो में, ताकि हम बेटर एक डिस्कशन कर सके और बेटर एक इन्वेस्टमेंट ले सके। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।